हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो उद्गम सीरीज के इस नए लेक्चर में हम फिर से हैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर। सो दिस टाइम वी आर कवरिंग अ न्यू टॉपिक विच इज पर्टर्बेशन थ्योरी। तो पर्टर्बेशन थ्योरी जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट के अंदर उसके अंदर काफी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। नेट, गेट, जेस, टीआईएफआर इन सब के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो पर्टर्बेशन थ्योरी प्लस एक ऐसी थ्योरी है जिसको आप मान सकते हो कि इसमें अच्छा स्कोर करना बड़ा इजी है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब कुछ यस डिफिकल्टी लेवल में ऊपर रहते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो हम जो अगले 3 लेक्चर हैं तो वो हम पर्टर्बेशन थ्योरी को डेडिकेट कर रहे हैं। पर्टर्बेशन थ्योरी 1, पर्टर्बेशन थ्योरी 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई पर्टर्बेशन थ्योरी है क्या, उसके बाद उससे रिलेटेड फॉर्मूले और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस उसके, एंड देन उससे रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक के भी, स्मार्ट ट्रिक कहें तो स्मार्ट ट्रिक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फाइनली थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो पर्टर्बेशन थ्योरी है रिलेटेड टू डीजेनरेसी, तो जब कोई डीजेनरेट लेवल हो जाए तब पर्टर्बेशन थ्योरी आपकी कैसे होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आपके पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू पर्टर्बेशन थ्योरी, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो उसके डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम उनके फॉर्मूले को समझेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो पर्टर्बेशन, व्हाट इज पर्टर्बेशन? अगर आप अंग्रेजी भाषा के हिसाब से जाएं और उसका शाब्दिक अर्थ लें, सो द पर्टर्बेशन इज कि जैसे मान लीजिए एक बेसिकली वर्ड होता है कि जैसे किसी की आंखें जैसे उभरी होती हैं, कुछ एक नॉर्मल आईज है, एक थोड़ी सी उस प्लेन से थोड़ा सा बाहर आगे उभरी हुई आईज होती हैं, उसको कहा जाता है पर्टर्ब्ड आईज। तो ये इंग्लिश वोकैब में है। अगर किसी की चिन ज्यादा बड़ी है, ब्रॉड है, आगे की तरफ ज्यादा निकली हुई है, तो बाई चांस, ठीक है, जो नॉर्मल चिन है उससे थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा नजर आती है वो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं पर्टर्ब्ड चिन, कि जो नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके अंदर आ गया है। अब मान लो ऐसा कोई आदमी है जिसकी पर्टर्ब्ड चिन है या पर्टर्ब्ड आईज है, और एक उसका स्केच बना रहा है एक आदमी, वो उसका स्केच कैसे बनाएगा? उसको तो बाकी सब लोगों का स्केच बना सकता है वो, लेकिन जब थोड़ी सी पर्टर्बेशन आ जाए तो वो उसका स्केच कैसे बनाएगा? तो भाई जो लाइन वो ऐसे करके चिन्ह की ड्रॉ करता, उसको वो थोड़ा सा एडजस्ट कर देगा उसकी शेप के हिसाब से। तो दैट इज जस्ट द थिंग कि अगर आपके पास जो नॉर्मल अगर पैरामीटर्स हैं जो जनरली देखे जाते हैं, तो उससे अलावा जो आ जाता है उसको आप पर्टर्बेशन या पर्टर्ब्ड सिचुएशन कह देते हो। तो वैसे ही आपके पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, जैसे कि हम बड़ी फेमस जो सिचुएशन है वो ले लेते हैं जी, पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है, तो पार्टिकल इन अ बॉक्स में अब यहां पर एक वेव फंक्शन आपका, जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो इस तरीके से रहता है। लेकिन अभी आपने क्या किया, अभी आपने इसके अंदर एक छोटी सी स्टेट, मतलब ये आपका पोटेंशियल है, तो इसमें एक छोटी सी स्टेट यहां ऐड कर दी। अब क्या होगा भाई, इसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है इसमें हल्का सा चेंज आ जाए, इसमें भी हल्का सा चेंज आ जाए। तो ऐसा क्या क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि ऐसा कोई छोटी मोटी चीज आ गई, इसकी वजह से ऐसा नहीं होता आप स्क्रूडिंजर इक्वेशन फिर सॉल्व करने बैठ जाओगे। फिर कोई छोटा मोटा फैक्टर भी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन
एक नए टाइप की सॉल्व करना अपने आप में एक नया चैलेंज है, तो वो सारी कहानी फिर खराब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा स्मॉल ही वेरिएशन है, तो आंसर में क्या वेरिएशन रहा होगा। भाई आपके पास एक जो अब क्या कहते हैं, इस सिचुएशन में आपके पास एक नया वेव फंक्शन बना है, ठीक है, जो कि x के रिस्पेक्ट में है। ये जो है आपका पैरामीटर, ये x है, nth स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास है। तो आपका जो ये वेव फंक्शन है, ये आपका क्या है, ये आपका मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई कैसे हो गया, हम ये कह देते हैं कि जी देखो, ये तो था तब की सिचुएशन। इस जीरो को मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, लेकिन कुछ बुक्स में आप देखोगे ये जीरो ब्रैकेट में नहीं होता या वन ब्रैकेट में नहीं लिखा होता। तो लेकिन बस उसकी वजह से कई बार जब इसमें फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर आप इसमें करेक्शन करोगे, तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स उसमें क्या कहते हैं, गलती कर देते हैं भी, उसको वो सेकंड ऑर्डर को स्क्वायर ना मान ले। सो दैट्स वाई यहां पर एक ब्रैकेट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये तो क्या है, ये आपके पास वेव फंक्शन है, ठीक है, वेव फंक्शन ऑफ अनपर्टर्ब्ड स्टेट। तो अनपर्टर्ब्ड स्टेट का ये वेव फंक्शन है, प्लस फिर अब ये क्या, ये nth, किसी nth स्टेट के लिए हम कर रहे हैं। ये फर्स्ट के लिए हो सकता है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। अब यहां पर आपके पास आ गया 1। अब ये क्या है, ये आपके पास होती है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, तो हम इसके साथ कोई पैरामीटर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारी इच्छा पे है। अभी हम नहीं करते, अभी हम इसको सीधा ही देखते हैं करेक्शन के तौर पे, सीधा सीधा 1 कोफिशिएंट्स के साथ, उस पैरामीटर को 1 कंसीडर करके। अब प्लस आप कर सकते हो सेकंड, ठीक है, ये मैं रोमन में तो नहीं लिख रहा, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये आपके पास फिर सेकंड ऑर्डर करेक्शन हो जाएगा वेव फंक्शन में, लाइक दिस। तो हुआ क्या है भी, हमारे पास एक हैमिल्टोनियन था पुराना, जो कि था लाइक दिस H0। इसके अंदर हमने एक पर्टर्बेशन H डैश क्रिएट कर दी। मतलब पुराना जो हैमिल्टोनियन है वो क्या है कि भाई इसकी क्या एनर्जी होगी बेसिकली, तो वो कुछ जो इस सिचुएशन में जो हैमिल्टोनियन है वो आपके पास है। और उसके बाद हमने उसमें कुछ पर्टर्बेशन क्रिएट कर दी कि ये कुछ पोटेंशियल या कुछ एनर्जी इस पॉइंट पे हमने ऐड कर दी है कि यहां पर अब सिचुएशन अलग होगी। तो ये अब न्यू हैमिल्टोनियन आपका बना है। तो इस न्यू हैमिल्टोनियन की वजह से आपका वेव फंक्शन मॉडिफाई हो जाएगा। आपका वेव फंक्शन कैसे मॉडिफाई होगा कि भाई जो सिर्फ इसकी वजह से है ये, और जो इसकी वजह से है वो बाकी सारे करेक्शन फैक्टर्स, लाइक दिस। तो इस तरीके से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब अगर वेव फंक्शन मॉडिफाई होगा तो एनर्जी भी मॉडिफाई हो जाएगी। तो ये आपके पास nth लेवल की एनर्जी है। सो दिस इज इक्वल टू nth लेवल की एनर्जी 0 के साथ प्लस nth लेवल की एनर्जी, अब ये क्या है, ये है आपकी 0 का मतलब क्या है, ये अनपर्टर्ब्ड स्टेट की एनर्जी है। जो इसमें विदाउट ये जो पर्टर्बेशन हमने क्रिएट किया है, इसके बिना जो आपकी एनर्जी है वो है, प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस सेकंड ऑर्डर करेक्शन एंड सो ऑन, आगे भी करेक्शंस हो सकते हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ज्यादा लेंथ तक इसको सॉल्व नहीं करना है। और ये चीज हम क्या कर रहे हैं बेसिकली,
मैंने आपको बताया कि जब कोई भी पर्टर्बेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, सो इन प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टर्बेशन, ऐसा नहीं होता कि आप बारी बारी स्क्रूडिंजर इक्वेशन निकालेंगे और पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो वो अपने आप में फिर से एक डिफिकल्ट टास्क है कि उसका आंसर क्या आएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी। तो जब तक कुछ लिमिटेड पैरामीटर्स होते हैं तब तक हो जाता है। अब या तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी जब सॉल्व करना होता है तो हम उसे इजी करने के चक्कर में कुछ कंपोनेंट हटा दें, ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर दें, मतलब वो चीजें तो चलती हैं, लेकिन अब इतना छोटा कंपोनेंट, अब उससे हम मॉडिफिकेशन कैसे निकालें? सो दैट इज नॉट इजी। तो इसलिए हम पर्टर्बेशन थ्योरी यूज करते हैं जब एक स्मॉल चेंज आपके पास बीच में हो रहा है। एंड उस चीज को मैंने आपको क्या बताया कि जी सबसे पहले हमने हैमिल्टोनियन को मॉडिफाई किया। हैमिल्टोनियन मॉडिफाई होने से जो अंदर आपके पास जो उसका वेव फंक्शन है वो मॉडिफाई होगा और उससे उसकी एनर्जीज मॉडिफाई होगी। तो ये बेसिकली जो बेसिक रीजन है पर्टर्बेशन का वो है आपका। नाउ नेक्स्ट लेवल पे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले हम यहां पर देख सकते हैं। अब हालांकि इनका डेरिवेशन किया जा सकता है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम ज्यादा टाइम इस चीज पर लगाएं कि ये फॉर्मूले हैं क्या, कैसे अप्लाई होते हैं, या कैसे इन पर और स्टडी की जा सकती है वगैरह वगैरह। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोज फॉर्मूले आर, एक तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन आपको चाहिए। फिर आपके पास आ जाता है कि भाई सेकंड ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन, और उसके ऊपर आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, वेव फंक्शन करेक्शन। तो ये तीन ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमारे काम के हैं, और ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इससे रेंज से बाहर नहीं बनता है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, इसी रेंज के अंदर आपको वो क्वेश्चन मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, अब क्या है देखो, इसी पिक्चर पे एक बार वापस चलते हैं। ये पर्टर्बेशन है। अब ये ग्राउंड स्टेट में तो मैंने दिखा दिया कि जिस तरह से वो किसी के सिर पे वो होता है ना, टॉम एंड जेरी में कुछ आके भिड़ जाता है और ऐसे सिर पे यूं बन जाता है, तो वो जो बल्ज सा बन जाता है, तो उसकी तरह ये नजर आ रहा है कि किसी के सिर पे इस तरह से बन गया है। तो अब ये क्या सिर्फ ग्राउंड लेवल में चेंज होगा? नहीं, इससे ऊपर के भी जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें भी वेरिएशन आएगा। सो अगर बहुत सारे लेवल पे आपका वेरिएशन आ रहा है, इन दैट केस आप क्या समझ सकते हैं, तो हर लेवल में किसी भी nth लेवल पे, तो आपके पास किसी भी nth लेवल पे जो आपकी एनर्जी है उसमें फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन आपको करना है, एंड दैट इज इक्वल टू, अब ये क्या है, आपके पास जो nth स्टेट का वेव फंक्शन है और यहां पर जो आपके पास पर्टर्बेशन स्टेट है, ठीक है, तो ये आपके पास पुराने वाला वेव फंक्शन, और ये जो आपके पास पर्टर्बेशन है h डैश, जो पर्टर्ब्ड सिचुएशन है आपकी, तो उसकी एक हिसाब से आपने nth लेवल के अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब एवरेज निकालना है। तो इस किसी स्टेट n के ऊपर इसका जो एवरेज है वो है आपके पास, ये आपके पास आ जाता है nth
जो nth लेवल के ऊपर आपका फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इज जस्ट योर expectation value of that perturbation on that state. That's it. Now guys, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखो, यहां तक तो ये बात ठीक है, और बाई चांस कभी ऐसा हो कि आपको ये जो चीज है, मतलब ये चीज अब हमें जो बेसिकली आपको पता होगा कि मैट्रिक्स से एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, या इंटीग्रेशन के थ्रू एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मान लो मैं उसकी दो ब्रांचेस यहां पर क्रिएट करूं, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि एक आपके पास, ये आपके पास एक जो स्टेट हो जाती है, ठीक है, वो है वेव फंक्शन है आपका। इसके बाद आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि पर्टर्बेशन मैट्रिक्स होती है, और फिर आपके पास ठीक है, तो इसके ऊपर हम, क्योंकि हमने इसका कंजुगेट ट्रांसपोज लिया है, तो हम इसको स्टार लगा देते हैं। तो इनका आप प्रोडक्ट करते हो तो ये एक मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स, तो इनका प्रोडक्ट करके हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। मतलब ये आपको क्वांटम के बैकग्राउंड में पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर इसी को इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करना है तो क्या है, जो भी आपकी रेंज है, उस रेंज के अंदर आपके पास मान लो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं बल्कि एक फंक्शन के फॉर्म में गिवन है। तो फंक्शन के फॉर्म में अगर ये गिवन है जो कि आपके पास h डैश है, तो आप क्या करोगे, इससे साई स्टार ये आप मल्टीप्लाई करोगे और साई मल्टीप्लाई करोगे, और जो भी है ये आप dx में इंटीग्रेशन करोगे, एंड दिस विल गिव यू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, बट वो देखो, वो तो मेन चीज है कि आपकी जो स्टेट है वो नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। इन केस दिस इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, तो आप क्या करोगे, इस फैक्टर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास, ये मैट्रिक्स के थ्रू आप कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये एक बेसिक मेथडोलॉजी है जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। नाउ सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ये कैसे होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो है वो ये है कि इसका असर कितना है इसी स्टेट पर, nth स्टेट पे। अब ये तो बात होगी ठीक, लेकिन इसका असर कितना है बाकी स्टेट्स पर, उसका असर क्या पड़ेगा वापिस अगर हम देखें इसके ऊपर, इसकी एनर्जी के ऊपर, तो वो आपके पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन है। तो ये एक फजी अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप क्लियर कट वर्ड्स में मत समझिए। ये एक फजी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन है। अब इसको भी याद कैसे रखना है, जैसे तो क्योंकि ये nth स्टेट पे है, तो हम क्या करते हैं, ये h डैश अप्लाई करेंगे nth स्टेट पे। तो ये है आपके पास फाई n साई n, साई में हम लिख रहे हैं साई n लाइक दिस, एंड फिर हम देखेंगे कि भाई इसका क्या क्या असर पड़ रहा है, या क्या क्या बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी वजह से असर पड़ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, हम कहें तो ये क्या है, ये आपकी mth स्टेट के है। ठीक है, तो ये आपकी mth स्टेट्स हैं, और अब आपको इनके लिए समेशन करना है। अब आपको इसके लिए समेशन करना है ओवर m। तो m की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, मान लो n 5 है, तो m की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलती रहेगी। लेकिन एक कंडीशन ये है कि m इज नॉट इक्वल टू n, क्योंकि m अगर इक्वल टू n हो गया तो ये तो इसके जैसी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो वो तो हम कवर कर चुके हैं, मतलब उस स्टेट पे कवर कर चुके हैं। बाकी जो स्टेट की है उसकी कंडीशन अलग है। अब ये चीज आपको समझ आई कि जो nth स्टेट है वो ये है, mth स्टेट के लिए इसको समेशन करना है, जिसमें m की वैल्यू n के बराबर नहीं हो सकती, डिवाइड बाय
आपके पास ये जो n है, इस nth स्टेट की एनर्जी माइनस ये जो m है, इस mth स्टेट की एनर्जी, और अब क्या है, अब इसका मॉडुलस लेके स्क्वायर कर दो। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, वो डेरिवेशन इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अभी हमें बेसिकली किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि फॉर्मूला हमें पकड़ में आ जाए, समझ आ जाए, और हम उसे किसी एग्जाम्पल में, किसी भी केस में हम उसे अप्लाई कर सके। दैट इज इंपॉर्टेंट, रेदर देन कि हम उसे डिराइव करें, आधा घंटा लगाएं, जिसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमने देख लिया। अभी इसका एनर्जी का जो करेक्शन हम कर रहे हैं वो इस तरीके से आप कर सकते हो। नाउ सेकेंड ऑर्डर करेक्शन के बाद अब आपके पास आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन में करेक्शन। तो जो आपके पास वेव फंक्शन है उसमें करेक्शन क्या होगा भी, ये जो आपके पास वेव फंक्शन है इसमें फर्स्ट ऑर्डर का nth स्टेट के अंदर जो कि एक फंक्शन ऑफ x है, तो इसके अंदर करेक्शन क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का। अब फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन इज इक्वल टू, ये आपके पास है। अब ये भी बिल्कुल इसी तरीके से कि आपने h डैश जो है वो अप्लाई किया nth स्टेट पर, और यही चीज आपके पास असर देखा आपने mth स्टेट पर डिवाइड बाय ठीक है, और फिर से वही चीज m के ऊपर सम करना है, बट m इज नॉट इक्वल टू n। लेकिन अभी ये क्या देगा, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। सो अब ये क्या है, ये आप सम कर रहे हो m के ऊपर। m की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी है वो हो सकती है n की वैल्यू को छोड़कर। मान लो n फिफ्थ स्टेट है तो 1 2 3 4 उसके बाद 6 7 8 जो भी आगे वो वैल्यू आप m की लोगे। तो इसके साथ लेकिन आपको क्या करना है, ये जो mth स्टेट है ना, ये जो भी वैल्यू आएगी वो mth स्टेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। मतलब जो क्या कहते हैं स्टेट क्या है भाई, मतलब मान लो वो 1 2 3 4 जितनी भी स्टेट्स हैं, तो ये कोई नंबर आएगा, तो ये पहला जो नंबर आएगा जो कि m इक्वल टू 1 के लिए आएगा, वो ये नंबर सॉल्व होगा और वो आपका साई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर m इक्वल टू 2 के लिए हम सेम एक्सप्रेशन करेंगे, ये एक नंबर आ जाएगा और ये साई 2 के लिए सॉल्व हो जाएगा। फिर m इक्वल टू 3 के लिए, ऐसे ऐसे करके बढ़ते चलो। तो उस तरीके से जो भी आपका ये वेव फंक्शन के सम के तौर पे एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो जाएगा। तो जब हमने करेक्शन कर दिया उसके बाद ये जो चीज है, ये मतलब ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या बन जाएगी करेक्शन करने के बाद। तो करेक्शन करने के बाद अगर आप देखें तो मैं इसको यहीं पर ताकि पैरेलल ड्रॉ किए जा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू, जो ये आपके पास एनर्जी है ग्राउंड लेवल की, सॉरी ग्राउंड लेवल नहीं, अनपर्टर्ब स्टेट की, वो प्लस, क्योंकि ये nth स्टेट की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो nth स्टेट और फिर ये है आपके पास फिर से nth स्टेट और ये h डैश। तो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमने कर दिया इसके अंदर। फिर प्लस अब आपके पास आ जाएगा समेशन फॉर m इज नॉट इक्वल टू n, फिर से वही एंड ऊपर जो आपके पास टर्म आ जाएगी ये आएगी
लाइक दिस। तो ये क्या है, ये आपका जो अनपर्टर्ब स्टेट की एनर्जी, फिर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फिर सेकंड ऑर्डर करेक्शन। सो इन दिस वे ये आपके पास भी एनर्जी की करेक्शन की वैल्यूज आपके पास बन जाएगी। और वेव फंक्शन में भी क्या होगा, वेव फंक्शन में भी अगर आपको फाइंड आउट करना है कि nth स्टेट का वेव फंक्शन क्या है, तो ये आपके पास आ जाएगा nth स्टेट का अनपर्टर्ब्ड जो वेव फंक्शन बन रहा है वो, प्लस ये जो पूरा का पूरा करेक्शन फॉर्मूला है, अब मैं इसको यहां लिखूंगा तो और खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, ये x का फंक्शन है, बट इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। सो लाइक दिस। तो हमें करना क्या है, बस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद उनको पुरानी जो आपकी एनर्जीज है उसमें ऐड कर देना है। तो ये आपकी परटर्ब्ड स्टेट की एनर्जी आइगन वैल्यू होगी, और ये आपकी अनपर्टर्ब्ड स्टेट की एनर्जी आइगन वैल्यू थी। ये आपके पास परटर्ब्ड स्टेट का वेव फंक्शन होगा, ये आपके पास अनपर्टर्ब्ड स्टेट का वेव फंक्शन था। सो गाइज, आई होप अभी क्या कहते हैं फॉर्मूला जो है वो थोड़ा अभी पकड़ में आया होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जो कि हमारे पास है पार्टिकल इन अ बॉक्स में से सबसे पहला एक एग्जांपल है। सो अब इसमें ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज के पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल डिफाइंड बाय, ठीक है। तो पार्टिकल इन 1D पोटेंशियल वेल, ठीक है। अब ये क्या है, तो थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, बट वो सब चीजें जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये 0 टू इंफिनिटी, एंड ये आपके पास है 0 टू a, x जो है ये 0 टू a एंड इंफिनिटी है अदरवाइज। नाउ a time independent perturbation hp defined as a time independent perturbation is defined as, अब वो perturbation हमारे पास क्या है, तो हैमिल्टोनियन में जो perturbation है hp, बेसिकली इस केस में p लिखा हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू v नॉट, ये u नजर आ रहा है, v नॉट एंड 0, v नॉट है ये आपका 0 टू a में और 0 है अदरवाइज। लाइक दिस। नाउ फाइंड एनर्जी एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ऑफ nth स्टेट करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर। तो ये क्या कहा गया है, नाउ फाइंड एनर्जी एंड वेव फंक्शन करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर। ये गाइस हमें बताना है पार्टिकल इन अ बॉक्स का एक्सप्रेशन है, मतलब वो पोटेंशियल है। उसके केस में ये आपके पास परटर्बेशन क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो आपके पास जो भी एनर्जी का करेक्शन होगा या वेव फंक्शन का करेक्शन होगा, ये कैसे होगा ये हमें देखना है। अब सबसे पहले
जो कि हमारी खासियत है। हम ड्रॉ करके देखेंगे कि ये नजर कैसा आता है। अब भाई नजर कैसा आता है, यहीं पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। तो ये आपके पास x है, ये आपके पास पोटेंशियल है। उसके बाद ये आपके पास बॉक्स है येलो कलर में, 0 to a डायमेंशन का ये आपके पास बॉक्स है। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर भाई ये क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है 0 to a और बाकी इन्फिनिटी। उसके बाद ये आपके पास पर्टर्बेशन है 0 to a। आपने जो आपके पास कुछ v नोट ये आपने पर्टर्बेशन दे दिया, लेकिन वो 0 to a है प्रॉपर। इसका मतलब 0 to a पूरे में आपने एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल डाल दिया, या आप कहो कि बॉक्स जो पड़ा था उसको ऊपर उठा दिया, तो उसके पोटेंशियल आपने ऐड कर दिया उसमें कुछ। तो ये पोटेंशियल जो आपने ऐड किए इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स डू दिस कि अगर हमें एनर्जी करेक्शन करना हो फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के एनर्जी करेक्शन में क्या होगा, तो En1 क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है ये इसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन वैल्यू nth स्टेट, और ये आपके पास है जो भी पर्टर्बेशन है h डैश नहीं hp लिखते हैं अब हम, और ये nth स्टेट लाइक दिस। अब हमें पता है कि nth स्टेट का जो अनपर्टर्ब्ड कंडीशन के अंदर जो वेव फंक्शन है वो क्या है, वो अभी हमें पता है, वो हमने ठीक है डिस्कस भी किया था पार्टिकल इन अ बॉक्स वाले लेक्चर के अंदर, पिछले 2 लेक्चर के अंदर। तो ये आपके पास होता है 2/a स्क्वायर रूट। अब इसका जो वेव फंक्शन है वो 0 to a है, साइन होगा साइन n पाई x बाय a। तो ये आपके पास वेव फंक्शन होता है। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास होगा 0 to a, क्योंकि 0 to a ये भी 0 to a है, अदरवाइज 0 है, ये 0 भी 0 to a ही उसी केस में है। तो 0 to a, अब आपके पास क्या आ गया, √2/a साइन n पाई x बाय a। ये तो इधर का फंक्शन हो गया। अब v नॉट किस पे अप्लाई होना चाहता है, इस पे अप्लाई होना चाहता है, जो कि है √2/a साइन n पाई x बाय a dx लाइक दिस। सो गाइज अब इसके अंदर क्या है, देखो x से जो भी इंडिपेंडेंट चीजें हैं उनको बाहर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2/a और ये v नोट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2v0/a, ठीक है, और इंटीग्रेशन आपका 0 to a साइन स्क्वायर n पाई x बाय a dx। सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है नाउ, ठीक है। सो दिस इज स्क्वायर। सो गाइज इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ये तो पूरा का पूरा वेव फंक्शन ही है 0 to a, और जब साई स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा, 1 ही आता है साई स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो आपके पास इसका आंसर आएगा v नॉट। इसको अदरवाइज आप 1 माइनस cos 2a बाय 1 माइनस cos 2x, ये जो भी टर्म है 2 टाइम्स ऑफ दिस डिवाइड बाय 2 करके आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या है, वो आपके पास v नोट आ रहा है। नाउ भी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो एनर्जी करेक्शन है वो क्या होगा। भाई वैसे तो इसमें पूछा नहीं है पर हम करके देखते हैं क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। तो अब हमें करना है nth लेवल के अंदर सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, और सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपके पास, ये भी आ जाएगा 2v0/a 0 to a
और इसमें क्या है आपके पास, जो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन हम करते हैं, ठीक है भाई, सेकेंड ऑर्डर का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं अलग से। तो सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला आपके पास होता है भाई, ये आपके पास साई NH स्टेट, ठीक है, और ये आपके पास HP साई MH स्टेट, समेशन फॉर m नॉट इक्वल टू n, मॉडुलस का स्क्वायर En0 माइनस Em0, लाइक दिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी टर्म तो पुट करना इजी होगा। तो साई m HP साई n, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक में आता है कि किसी भी कंडीशन में इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कैसे होती है। तो ये जो भी आपके पास अरेंजमेंट है, इसका क्या आंसर आएगा, तो 2V0/a, जैसे उसमें बाहर आ गया था इसमें बाहर आएगा, 0 to a इंटीग्रेशन होगा, एक टर्म होगी साइन m πx/a और एक टर्म होगी साइन n πx/a dx। अब हमने वैसे तो 4 ईयर में पढ़ा हुआ है, ऐसा इंटीग्रेशन देखा हुआ है कि ये दोनों अगर एक दूसरे से, जब m और n स्टेट आपकी सेम नहीं हो सकती, सो इन दैट केस ये जो है एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है, एंड दिस गिव्स यू 0 आंसर। ऑन दैट बेसिस आई कैन से ये भी आपके पास 0 आंसर देगा। फाइन। तो सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इसका हो गया 0। तो अब हमें भाई पता चल गया कि इसकी एनर्जी क्या होगी, किसी भी स्टेट की एनर्जी क्या होगी। अब विदाउट परटर्बेशन एनर्जी क्या होती है, वो होती है n² π² h²/2ma²। ये आपके पास अनपर्टर्ब्ड कंडीशन में आपकी एनर्जी होती है। और प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या है, V0, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन क्या है, 0। तो ये आपके पास, अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि जितनी भी स्टेट्स थी उनकी जो एनर्जी थी वो सारी V0 से ऐड हो गई है बस। तो जो भी एनर्जी किसी स्टेट की इतनी एनर्जी थी, दोनों में V0 ऐड हो गया, दोनों उतनी उतनी ऊपर चली गई, सारी की सारी स्टेट प्लस V0 हो गई है और कोई फर्क नहीं पड़ा। इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास जो बॉक्स था वो आपने थोड़ा ऊपर उठा दिया, तो पहले 0 पे था, अब वो उसमें थोड़ा पोटेंशियल आ गया, दैट्स इट। तो उस केस में आपके पास क्या होगा भी, कि ये आपके पास एक बॉक्स था इनफाइनाइट पोटेंशियल का फ्रॉम 0 to a, ये आपने V0 अप्लाई किया। अब इसके अंदर जितने भी वो वेव फंक्शन होते हैं, भी मान लो जो E1 होता है 0 से थोड़ा सा ऊपर होता है, वो भी V0 प्लस हो गया। अब वो ऐसे बनाएगा, फिर अगला वही ऐसे बनाएगा, तो हर एनर्जी जो है आपकी, तो E1 E2 E3 जितनी स्टेट्स हैं वो सब V0 ऊपर चले गए। फाइन। अब हम देख लेते हैं कि भी इसका वेव फंक्शन क्या कहता है। भी वेव फंक्शन में करेक्शन क्या कहता है। अब देखो, आपने अगर देखा हो भी, इसका फॉर्मूला जो है और वेव फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। कैसे मिलते जुलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास वेव फंक्शन के केस में, ये आपके पास है साई NH स्टेट में, ये आपको निकालना है। तो इसमें आप में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की वजह से ये क्या हो जाएगा सिचुएशन, तो ये आपके पास होता है फॉर समेशन m नॉट इक्वल टू n, यहां पर आपके पास है nth स्टेट, ये है आपके पास mth स्टेट डिवाइड बाय En माइनस Em लाइक दिस, और इसके साथ रहती है mth स्टेट। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पोर्शन को पिक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये एक्सप्रेशन तो कहता है कि भी ये तो 0 है, ये वाला पोर्शन तो है ही 0। सो
आपके पास आंसर क्या आया? 0। इसका मतलब वेव फंक्शन में कोई भी करेक्शन नहीं है, सारे के सारे ये जो वेव फंक्शन था, ठीक है, साइन मतलब n की वैल्यू 1 पुट करें, साइन पाई x बाय ए, साइन 2 पाई x बाय ए, ये सब क्या हो गए? इसमें वेव फंक्शन में कोई वैल्यू में फर्क नहीं है, बस एनर्जी क्या है, एनर्जी सब एनर्जी लेवल्स कुछ कुछ ऊपर उठ गए हैं, वी नोट से ऊपर उठ गए हैं, और इनके वेव फंक्शन में कोई फर्क नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये बस सिर्फ ऊपर उठा लिया, आपके वेव फंक्शन में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये बॉक्स आधा होता तो आपके वेव फंक्शन में फर्क पड़ता, लेकिन पूरा पूरा ही ऊपर उसको एक शिफ्ट दे दिया, एक लिफ्ट दे दिया है, तो इससे कोई भी फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज द सिनेरियो। तो इसको हम एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो एक बार ये देखते हैं कि हमने लेक्चर में बेसिकली ओवरऑल क्या डिस्कस किया। तो इंट्रोडक्शन टू पर्टर्बेशन थ्योरी में मैंने आपको बताया कि स्क्रूडिंजर इक्वेशन जो है वो हर बार हम उठा के नहीं बैठ जाते कि सॉल्व करो बैठो। कोई भी छोटी मोटी चीज बीच में आ गई तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उससे। तो जब ऐसी सिचुएशन हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, हर जगह स्क्रूडिंजर इक्वेशन नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी लगाते हैं। क्योंकि मतलब थोड़ा सा ही चेंज है, जो थोड़ा सा चेंज है, जो उसकी ऑलरेडी अनपर्टर्ब्ड स्टेट है, उससे कितना एक चेंज हो गया होगा, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा चेंज मान के चलते हैं। तो वो जो थोड़ा सा चेंज है, देखो अगर बहुत ज्यादा चेंज हो उस चीज का मतलब नहीं होता, मतलब वो हम इस थ्योरी से फिर टैकल नहीं करते, फिर उसके लिए स्क्रूडिंजर इक्वेशन ही सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें जैसे चीजें क्या है, जैसे मान लो एक स्प्रिंग है और वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, मतलब एटॉमिक बॉन्ड्स हैं, दो एटम के बीच में बॉन्ड्स हैं, अब ये एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, अब हम इनकी स्क्रूडिंजर इक्वेशन बना सकते हैं। अब इसकी स्क्रूडिंजर इक्वेशन तो बना दी, भी सॉल्व कर दिया, लेकिन अचानक से क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसकी वजह से क्या है, इसका जो इसके बीच में जो बॉन्ड है, जो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हल्का चेंज हो गया। क्या करोगे? अब वो स्प्रिंग जो है वो आपका, अब वो आपका मतलब जो उसका पोटेंशियल है वो हाफ के एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सम लैम्डा एक्स, इस टाइप का नया वेरिएशन उसके अंदर आ गया। तो ऐसे केस में अब क्या किया जाएगा, भी मान लो थोड़ा टेम्परेचर चेंज हुआ, उसकी वजह से अब क्योंकि वो स्प्रिंग की स्टिफनेस की जो वैल्यू हमने ली थी उसके हिसाब से, या उसकी जो कंडीशन ली थी उसके हिसाब से हमने सारा एक्सप्रेशन सॉल्व किया है। तो इन केस जब आपके पास ये स्मॉल वेरिएशन है, उस केस में फिर आपको क्या करना होगा, वो बस हम पर्टर्बेशन थ्योरी से कर देंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। नाउ तो हमने देखा कि हमने अगर हैमिल्टोनियन में चेंज किया तो उसकी वजह से वेव फंक्शन में आपका चेंज हुआ, वेव फंक्शन में चेंज हुआ तो एनर्जी में भी चेंज हुआ। सो दैट वाज द सिनेरियो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए, सेकंड के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन के लिए। यही 3 फॉर्मूले आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। नाउ फिर हमने एक क्वेश्चन देखा कि मान लो पूरे के पूरे को मैं वी नोड से उसको लिफ्ट कर दूं, तो अगर मैं उसको वी नोड से मैं लिफ्ट कर दूंगा तो उसकी एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये वेव फंक्शन हमें याद होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल इन अ बॉक्स का जो हमने एक्सप्रेशन किया था उसमें ये मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाना है, ये आपने बना दिया। फिर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है, बिल्कुल वही जो मैथमेटिकल प्रोसीजर है वो आपको करना है, और उससे वी नोट वैल्यू आ गई। अब उसको मैंने ड्रॉ किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ पहले यहाँ से ऐसे शुरू थी, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा ऊपर फर्स्ट लेवल फिर सेकंड लेवल ऐसे होता था, अब क्या है, इससे आपका इतना गैप आ गया कि मतलब सबकी एनर्जी में कुछ कुछ वी नोट ऐड हो गए। तो एनर्जी, पुरानी एनर्जी में वी नोट ऐड हुआ है सब में, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि जस्ट बॉक्स थोड़ा ऊपर उठा है, दैट्स इट। तो मतलब पोटेंशियल उसमें बस थोड़ा सा ऐड हुआ है, और जो पूरा का पूरा 0 to a पूरे के ऊपर है। दूसरी चीज, फिर हमने वेव फंक्शन में करेक्शन देखा भी, क्योंकि वो सारा का सारा पूरा ऊपर उठा है तो इसका कोई फर्क नहीं है, इससे वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो वो इसलिए उसमें जो करेक्शन फैक्टर है वो 0 आ गया। मतलब पुराना फंक्शन प्लस 0 ही नया फंक्शन है, नया वेव फंक्शन है। सो
ये पर्टर्बेशन थ्योरी का हमारा एक पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से वर्क करती है, कैसे फॉर्मूले लगाने हैं। आई होप आपको ये मतलब अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करता है। नाउ ये जो है ये है हमारा पार्टिकल इन अ बॉक्स का एक्सप्रेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें एक तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड विद सम क्वेश्चंस फिर हम आएंगे इस चीज पर कि इसके क्वेश्चंस को शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो व्हाट आर द शॉर्टकट वेज जिससे ये सॉल्व होगा, तो ये गाइस बेसिकली हम देखेंगे, ये इस तरीके से बेसिकली हम उसको समझेंगे। तो आई होप आपको पर्टर्बेशन थ्योरी का एक बड़ा बेसिक सा मॉडल आपको ये समझ आया होगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो ठीक है, समटाइम सीधे समटाइम डिफिकल्ट भी होते हैं, लेकिन हम उसको काफ़ी हद तक कवर करेंगे एंड उसके कुछ शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। अलोंग विद दैट आपके वो फ्रेंड्स जिनको इसी तरीके का कंटेंट चाहिए या आप ही के क्लासमेट हैं तो उनके साथ आप ये शेयर कीजिए। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देखो, कॉलेज के अंदर या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर देयर कुड बी मैनी सिचुएशंस जब आपको ये सब काम करना पड़ता हो, ठीक है, ये सब एक्सप्रेशन प्रूव करने पड़ते हैं। लेकिन अभी जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपको प्रूफ के ऊपर इतना टाइम नहीं लगाना है। आपको फॉर्मूले का एक एक पार्ट क्या कहता है, फिर उसको अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, वो कुछ बस पकड़ना है एंड देन वो आपसे हो जाएगा। तो हमने आज ठीक है बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद फॉर्मुलेशन और उसके बाद एक न्यूमेरिकल करके हमने एक बार इस एक स्मॉल कोर्स को पूरा किया। अब जो क्या कहते हैं वो होता है ना 3 कोर्स मील, ठीक है, तो वो अब इसी मील के अंदर जो नेक्स्ट कोर्स है आपका वो आपका पर्टर्बेशन थ्योरी पार्ट 2 में आएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन शॉर्टकट एंड देन डीजेनरेसी रिलेटेड ये हमारे पास नेक्स्ट क्लास में रहेगा। सो गाइज आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छे से। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।